आज मैं एक साई-फाई मूवी वॉर गेम्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, ध्यान से सुनिए। दो अंडरकवर सोल्जर्स एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं, जहां तेज बर्फीला तूफान चल रहा होता है। ये दोनों यूएस स्ट्रेटेजिक मिसाइल विंग कंट्रोलर्स होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने की होती है। वे जल्दी से अपनी वर्क स्टेशन पर बैठते हैं और अपनी रात की शिफ्ट शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी उनमें से एक को एक बड़ी समस्या दिखती है। स्टेटस बोर्ड पर 2 रेड बल्ब्स लगातार ब्लिंक कर रहे होते हैं, जो वॉरहेड अलर्ट दिखा रहे होते हैं। सीनियर ऑफिसर इसे एक टेक्निकल ग्लिच समझकर बोर्ड रीसेट कर देता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है और ऑफिसर्स को एक कोड भेजा जाता है। वे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए रिस्ट्रिक्टेड लॉकर खोलते हैं और 2 रेड फाइल्स निकालते हैं। इनमें टॉप सीक्रेट मिसाइल लॉन्च कोड्स होते हैं, जिन्हें वे स्पीकर से मिले कोड से मिलाते हैं। फिर वे लॉन्च कोड को कंप्यूटर में डालते हैं, लेकिन जैसे ही कोड कंफर्म होता है, एक 60 सेकंड का गिनती शुरू हो जाता है। ऑफिसर्स सभी 10 न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन तभी सीनियर ऑफिसर प्रोटोकॉल ब्रेक करके हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करता है। वो बार बार सुपीरियर्स को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब काउंटडाउन घटकर 10 सेकंड से भी कम रह जाता है। जूनियर ऑफिसर अपनी की घुमाने ही वाला होता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर डर के कारण कुछ नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि मिसाइल्स लॉन्च करने का मतलब कम से कम 20 मिलियन लोगों की मौत होगी। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब बस एक न्यूक्लियर अटैक ड्रिल थी। इस एक्सरसाइज का मकसद था ये देखना कि ऑफिसर्स कितनी आसानी से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का दर्दनाक फैसला ले सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और एक हेलीकॉप्टर नोरैड कॉम्बैट ऑपरेशन सेंटर कोलोराडो में उतरता है। 2 FBI एजेंट्स उतरते हैं और उन्हें एक सील किया हुआ ऑफिस में ले जाया जाता है। वे डॉक्टर जॉन मैककिट्रिक से मिलने आए होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेशंस के हेड होते हैं। उनका मकसद था अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च ड्रिल के रिजल्ट्स पर चर्चा करना। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात थी, 22% अधिकारी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने को तैयार ही नहीं थे। जनरल बरिंजर अनाउंस करता है कि अब से एक मानसिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लागू किया जाएगा, ताकि ऐसे ऑफिसर्स को हटा दिया जाए। डिस्कशन के दौरान मैककिट्रिक कहता है कि जब तक फाइनल लॉन्च डिसीजन इंसानों के हाथ में होगा, ये समस्या बार बार होगी। वो FBI एजेंट्स को वॉर ऑपरेशन प्लान रिस्पॉन्स WOPR कंप्यूटर दिखाने के लिए राजी कर लेता है। WOPR एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है, जो लगातार डेटा कलेक्ट और एनालाइज करता है। ये US और USSR के बीच युद्ध के सिमुलेशन करता है और अमेरिकन डोमिनेंस बनाए रखने की स्ट्रैटेजी बनाता है। मैककिट्रिक एजेंट्स को मनाता है कि विंग कंट्रोल ऑफिसर्स को हटाकर एक इलेक्ट्रॉनिक रिले सिस्टम लगाया जाए, जिससे फाइनल लॉन्च डिसीजन इंसानों की बजाय WOPR ले। अब कहानी नोरेड बेस से दूर सिएटल में शिफ्ट होती है, जहां एक यंग बॉय डेविड लाइटमैन अपने बायोलॉजी क्लास के लिए लेट हो चुका होता है। वो क्लास में पहुंचता है और अपनी दोस्त जेनिफर मैक के पास बैठता है, जो खुद भी बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। थोड़ी देर बाद टीचर उसे ब्लंटली बताता है कि उसके एग्जाम में F आया है। डेविड एक चुभने वाला कमेंट पास करता है, जिससे वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाता है, जो उसके लिए कोई नया जगह नहीं है। लेकिन जब वो ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचता है, तो उसे एक डेस्क के नीचे स्कूल के डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड छुपा हुआ मिल जाता है। उसी दोपहर डेविड जेनिफर को अपने रूम में बुलाता है और उस पासवर्ड से स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में हैक कर लेता है। फिर वो अपनी बायोलॉजी की F ग्रेड को C में बदल देता है और जेनिफर के ग्रेड भी चेंज कर देता है। जब जेनिफर इसका विरोध करती है, तो डेविड उसका ग्रेड वापस F कर देता है, लेकिन बाद में बिना बताए उसे A में बदल देता है। रात के खाने के दौरान डेविड को एक गेम की एडवर्टाइजमेंट दिखती है, जो सुनीवेल कैलिफोर्निया की एक कंपनी से है। उसे उनके प्रोग्राम को देखना था, इसलिए वो एक जबरदस्त आइडिया लेकर आता है। डेविड अपने कंप्यूटर को सनीवेल के सभी टेलीफोन नंबर्स को स्कैन करने और एक एक करके डायल करने के लिए प्रोग्राम कर देता है, ताकि वो उस गेम कंपनी को खोज सके। अगले दिन जेनिफर डेविड से अपॉलॉजी करती है और उसे अपने बायोलॉजी के ग्रेड्स फिर से चेंज करने के लिए कहती है। जब वे उसके रूम में जाते हैं, तो डेविड उसे बताता है कि उसने पहले ही उसका ग्रेड A कर दिया है। इसी बीच डेविड का कंप्यूटर अभी भी गेम कंपनी की तलाश में नंबर्स डायल कर रहा था, जब गलती से वो एक अनआइडेंटिफाइड सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। डेविड उस सिस्टम से गेम्स की लिस्ट मांगता है और उसे कई गेम्स मिलते हैं, जैसे फॉल्कन्स मेज, ब्रिज, चेकर्स, बैकगेमॉन, पोकर
और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर। वो इस लिस्ट को प्रिंट करता है और अपने 2 हैकर दोस्तों मेल्विन और जिम को दिखाने ले जाता है। डेविड के उकसाने पर जिम उसे बैकडोर मेथड के बारे में बताता है, जिसमें एक प्रोग्रामर ऐसा पासवर्ड छोड़ता है जो बाद में किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर सकता है। मेल्विन सुझाव देता है कि उन्हें पहले गेम फॉल्कन्स मेज में क्लू देखने चाहिए। इसके बाद डेविड लाइब्रेरी जाता है ताकि फॉल्कन्स मेज के क्रिएटर की जानकारी निकाल सके। वो वहां घंटों बिताता है और पता करता है कि ये गेम डॉक्टर स्टीफन फॉल्कन ने बनाया था। डेविड पूरे हफ्ते लाइब्रेरी जाता रहता है और आखिरकार जरूरी जानकारी ढूंढ निकालता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर फॉल्कन ने एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम बनाया था, जिससे कंप्यूटर खुद चेस और पोकर जैसे गेम्स खेलकर सीख सकता था और अपनी गलतियों से सुधार कर सकता था। लेकिन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अनुसार डॉक्टर फॉल्कन सिर्फ 41 साल की उम्र में गुजर गए थे, जब उनकी पत्नी और बेटा जोशुआ एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। यहीं पर डेविड को सब समझ में आ जाता है और उसे लगता है कि पासवर्ड जोशुआ हो सकता है। बाद में जब डेविड अपने होम कंप्यूटर पर पासवर्ड डालता है तो सिस्टम उसे एक्सेस दे देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुनीवेल की गेमिंग कंपनी से नहीं बल्कि नॉरड कॉम्बैट ऑपरेशन सेंटर के वाप्रो सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। जोशुआ असल में वाप्रो का बैकडोर पासवर्ड था, जिससे कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके सीधा मेन फ्रेम में पहुंच सकता था। असल में वाप्रो डेविड को डॉक्टर फॉल्कन के रूप में पहचानता है और उसे चेस खेलने का इनवाइट करता है, लेकिन ये टीनेजर इसे गेम समझता है और इसके बजाय ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर शुरू करने का कमांड दे देता है। वो सोवियत यूनियन की तरफ से खेलना चुनता है और लास वेगस और सियाटल पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। कोलोराडो में डेविड की इस हरकत से नोरैड में अलार्म बज उठता है, जो बताता है कि सोवियत यूनियन ने कम से कम 28 मिसाइलें लॉन्च की हैं। जनरल बरिंजर तुरंत DEFCON लेवल 3 पर कर देता है, बॉम्बर एरोप्लेन्स को पेट्रोल पर भेज देता है और प्रेसिडेंट को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देता है। तभी डेविड की माँ उसे नीचे बुलाकर कूड़ा फेंकने को कहती है, जिससे वो अपना कंप्यूटर शट डाउन करने पर मजबूर हो जाता है। इससे VAPR मिसाइल अलर्ट बंद कर देता है और फिलहाल के लिए स्थिति नॉर्मल हो जाती है। लेकिन नोरैड ऑफिशियल्स को जल्द ही शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्हें पता चलता है कि किसी ने वाप्रो में न्यूक्लियर अटैक सिमुलेशन एक्टिवेट कर दिया था और इसका ट्रेस सियाटल तक जाता है। थोड़ी ही देर में डेविड को न्यूज़ से पता चलता है कि उसने गलती से नोरैड में एक फुल स्केल न्यूक्लियर अलर्ट ट्रिगर कर दिया है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और जेनिफर को कॉल करता है। डेविड उसे पूरी बात बताता है और जेनिफर उसे सिंपल सॉल्यूशन देती है, उस नंबर पर कॉल करना बंद कर दो। लेकिन जब डेविड अपना रूम साफ कर रहा होता है तब वाप्रो का कॉल आता है, जो उसे उसके गेम की प्रोग्रेस बताता है। गेम पिछले 31 घंटे 12 मिनट और 49 सेकंड से चल रहा है और अभी भी 52 घंटे 17 मिनट बाकी हैं। जब डेविड गेम का मकसद पूछता है तो वाप्रो कहता है कि इसका एक ही गोल है, जीतना। ये सब सुनकर डेविड डर जाता है और तुरंत अपने कंप्यूटर की कनेक्शन लाइन अनप्लग कर देता है। उसी दिन दोपहर में जब वो एक लोकल शॉप से बाहर आ रहा होता है तो FBI एजेंट उसे घेर लेते हैं। वो उसकी तलाशी लेते हैं और उसे सख्ती से एक कार में बैठाकर ले जाते हैं। साफ है कि वे उसे कोलोराडो ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। उधर नोरैड में माहौल और टेंस हो जाता है। WAPRO सिस्टम न्यूक्लियर वॉर का सिमुलेशन कंटिन्यू रखता है, जिसमें US और सोवियत यूनियन दोनों के काउंटर मूव्स जनरेट हो रहे हैं। इस बढ़ते सिमुलेशन के असली दुनिया में भी कॉन्सिक्वेंसेस होने लगते हैं। जनरल बेरिंगर के US बॉम्बर्स को पेट्रोल पर भेजने के ऑर्डर से जवाब में सोवियट्स भी अपना अलर्ट लेवल DEFCON 4 तक बढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद डेविड नोरैड फैसिलिटी पहुंचता है और सबको उसके एक्शंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। डॉक्टर मैकिट्रिक उससे अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। वो डेविड पर आरोप लगाता है कि उसने कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, जिससे US और USSR के बीच टकराव बढ़ गया। डेविड मानता है कि उसने शुरुआत में सिर्फ एक वीडियो गेम खेलने के लिए सिस्टम में घुसपैठ की थी, लेकिन इसके बाद कोई और कांटेक्ट करने से इनकार कर देता है। बल्कि वो दावा करता है कि जोशुआ, जो नोरैड का कंप्यूटर सिस्टम है, उसी ने उसे कांटेक्ट किया था। लेकिन मैकिट्रिक को शक होता है कि डेविड US के बाहर किसी के साथ मिलकर सेंसिटिव जानकारी भेज रहा है। वो और सवाल पूछने ही वाला होता है कि अचानक उसे एक फोन कॉल आती है और वो बाहर भाग जाता है। पता चलता है कि वेप्रो फिर से कॉम्प्रोमाइज हो गया है और मिसाइल लॉन्च कोड्स खतरे में हैं। मैकिट्रिक कहता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए
और शांति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन जनरल बेरिंगर DEFCON लेवल 3 पर कर देता है और US बॉम्बर्स को सोवियत मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए पेट्रोल पर भेज देता है। उधर ऑफिस में डेविड वाप्रो से बात करता है, जो उसे बताता है कि उसका फाइनल प्लान 28 घंटे में US मिसाइल्स को USSR पर लॉन्च करना है। फिर सिस्टम एक अजीब इंफॉर्मेशन रिवील करता है। वो कहता है कि डॉक्टर फॉल्कन तक पहुंचना मुश्किल है, चाहे उसके सिएटल टर्मिनल पर या एक क्लासिफाइड लोकेशन पर। उत्सुक होकर डेविड पूछता है कि ये क्लासिफाइड एड्रेस कहाँ है और वहाँ कौन रहता है। सिस्टम जवाब देता है, डॉक्टर रिचर्ड ह्यूम यानी स्टीफन फॉल्कन, टॉल सीडर रोड, कोलोराडो। इससे पहले कि डेविड कुछ और कह सके, FBI एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि उस पर जासूसी, एस्पियोनाज के आरोप लगेंगे। डेविड चिल्लाकर कहता है कि ये सब जोशुआ कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। वो उनसे फॉल्कन को कॉल करने की भी भीख मांगता है, लेकिन वो उसे पास के एक कमरे में बंद कर देते हैं। कई मिनट तक माहौल टेंस बना रहता है और नोरैड में सभी हाई अलर्ट पर होते हैं। तभी एक बड़ा टूरिस्ट ग्रुप फैसिलिटी का टूर करने के लिए अंदर आता है। डेविड इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से चुपचाप बाहर निकलता है और एक सीढ़ी के नीचे छिप जाता है। सही मौका देखकर वो टूरिस्ट के साथ मिलकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो टूर बस में बैठकर नोरैड से भाग निकलता है। काफी दूर पहुंचने के बाद डेविड एक पेफोन से जेनिफर को कॉल करता है और उसे ओरेगन की फ्लाइट बुक करने को कहता है। लेकिन कुछ देर बाद जेनिफर उसे सरप्राइज करती है जब वो खुद वहां आ जाती है। फिर डेविड उसे बताता है कि डॉक्टर स्टीफन फॉल्कन अभी भी जिंदा हैं और दोनों मिलकर ओरेगन के सफर पर निकलते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों यंगस्टर्स डॉक्टर स्टीफन फॉल्कन को ओरेगन की एक लेक साइड कॉटेज में ढूंढ लेते हैं। पता चलता है कि वो साइंटिस्ट अब डॉक्टर रिचर्ड ह्यूम के नाम से रह रहा था। उधर नोरैड में जनरल बेरिंगर को अलर्ट मिलता है कि 2 मिसाइल्स अलास्का की तरफ बढ़ रही हैं और उनके साथ रशियन फाइटर जेट्स भी हैं। वो तुरंत 2 F-16 जेट्स भेजने का ऑर्डर देता है ताकि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके और विजुअल कंफर्मेशन मिले। लेकिन कुछ ही देर में पायलट्स रिपोर्ट देते हैं कि अलास्का में ना तो कोई मिसाइल दिख रही है और ना ही कोई रशियन जेट उनके रडार पर आ रहा है। ये सुनकर जनरल चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने लाइव ट्रैकर सिस्टम पर साफ साफ 2 मिसाइल्स दिख रही थीं। किसी को पता नहीं कि VAPRO का टाइमर असली लॉन्च की तरफ तेजी से घट रहा है। अब सिर्फ 14 घंटे बचे हैं जब VAPRO मिसाइल्स को बिना किसी की जानकारी के लॉन्च कर देगा। अब सीन डॉक्टर फॉल्कन पर शिफ्ट होता है, जो टीनेजर्स के साथ बैठकर अपनी जिंदगी के नजरिए पर चर्चा कर रहा है। ये साफ दिखता है कि अपने बेटे की मौत के बाद वो काफी निराशावादी, पेसिमिस्टिक हो गया है। टीनेजर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो उसका नजरिया इतना उदास नहीं होता। वो उससे गुजारिश करते हैं कि कम से कम नोरैड को एक फोन कॉल करके स्थिति साफ कर दे। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और बस अपने बेडरूम में चला जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर टीनेजर्स कैबिन से बाहर निकलते हैं ताकि कोई बोट ढूंढ सकें और यहाँ से जा सकें। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि डेविड को स्विमिंग नहीं आती। इससे उसे ब्रेकडाउन हो जाता है और वो अफसोस करता है कि उसने स्विमिंग सीखने में इतनी देरी क्यों कर दी। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर फॉल्कन हेलीकॉप्टर में आता है और उन्हें जल्दी बुलाता है, क्योंकि अब दिन बचाने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब सीन नोरैड में शिफ्ट होता है, जहां जनरल बेरिंगर को अलर्ट मिलता है कि 300 सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल्स US की तरफ बढ़ रही हैं। पैनिक में आकर वो DFCON-1 पर स्विच कर देता है और US बॉम्बर्स को रिटेलिएशन के लिए तैयार रहने का ऑन ऑर्डर देता है। वाप्रो की इनिशियल रिपोर्ट बताती है कि सोवियत यूनियन की तरफ से ये पहला हमला फुल स्केल अटैक है, इसलिए वो US को भी ऑल आउट रिटेलिएशन करने का सुझाव देता है। लेकिन तभी डेविड, जेनिफर और डॉक्टर फॉल्कन नोरैड फैसिलिटी में घुसकर वॉर रूम में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फॉल्कन घबराकर सभी को बताता है कि जो न्यूक्लियर अटैक वो देख रहे हैं वो बस एक सिमुलेशन है। लेकिन डॉक्टर मैकेट्रिक इंसिस्ट करता है कि सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है और सिमुलेशन का कोई इंडिकेशन नहीं है। जनरल बेरिंगर को इस पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिस्टम की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए और ये सच हुआ तो नतीजे भयानक होंगे। फिर भी डॉक्टर फॉल्कन जनरल को समझाने की कोशिश करता है कि दुश्मन क्यों इतना बड़ा रिस्क लेकर फुल स्केल अटैक करेगा। वो समझाता है कि इस तरह के हालात में कोई भी विजेता नहीं होगा, जिससे ये पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाता है।
आखिरकार जनरल मान जाता है और यूएस रिटेलिएशन को डिले करने का फैसला करता है जब तक कि सोवियत मिसाइल्स अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, इम्पैक्ट टाइम आ जाता है, लेकिन कोई मिसाइल यूएस को हिट नहीं करती और सभी टारगेटेड बेसेस सेफ होने की रिपोर्ट देते हैं। इससे सभी को राहत मिलती है, लेकिन डॉक्टर फॉल्कन देखता है कि WAPRO अभी भी सोवियत न्यूक्लियर अटैक की सिमुलेशन चला रहा है। वो लगातार कई पासवर्ड्स जनरेट करके यूएस न्यूक्लियर मिसाइल्स के 10 कैरेक्टर्स लॉन्च कोड्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। असल में वो हजारों मिसाइल्स को सोवियत यूनियन पर लॉन्च करने वाला है। अब मिसाइल्स को डिसार्म करना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5.3 मिनट बचे हैं। कोई और तरीका न देखते हुए डॉक्टर फॉल्कन और डेविड वैप्रो सिस्टम में घुसते हैं और उसे खुद के खिलाफ टिक टैक टो खेलने की चैलेंज देते हैं। सिस्टम बार बार गेम ड्रॉ करता है और एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम की तरह वो ड्रॉ का कंसेप्ट सीखता है। इसी बीच वाप्रो 10 कैरेक्टर न्यूक्लियर कोड को भी एक्वायर कर लेता है और लॉन्च सीक्वेंस इनिशिएट कर देता है। लेकिन मिसाइल्स को पूरी तरह लॉन्च करने से पहले वो अलग अलग न्यूक्लियर वॉर स्कीनरियो को सिम्युलेट करता है। वो करोड़ों बार अलग अलग सीक्वेंसेस चलाता है और निष्कर्ष निकालता है कि हर स्कीनरियो में कोई विजेता नहीं होता। इससे मशीन को एहसास होता है कि एक पावर द्वारा न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से दोनों नेशंस पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। नतीजतन वो सिस्टम का कंट्रोल छोड़ देता है और डॉक्टर फॉल्कन को चेस खेलने का इनवाइट देता है। अंत में जैसे ही फाइनल क्रेडिट्स रोल होते हैं, सभी जश्न मना रहे होते हैं और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, "The only winning move is to not play."